की करेंगे, जहां जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को पिछले 13 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र लगातार सरकार से गड़बड़ी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की अपील कर रहे हैं। छात्र प्रदेश सरकार और सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही बिना परीक्षा पास किए अभ्यर्थियों के पास होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आज सरकार और छात्रों के बीच बात होनी है, जिसको लेकर छात्र का भरोसा है कि बातचीत के बाद कोई हल जरूर निकलेगा। चौदहवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव जरूर दिया गया है और जो छात्र हैं उनके तरफ से भी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है और खासतौर से जो सरकार से वार्ता करेगी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सरकार से वार्ता को लेकर प्रतिनिधिमंडल का एक जो कोर कमेटी हम लोग का अभी तक तो नहीं हो पाया है, तो हम लोग को शाम तक ये बात निर्णय लिया जाएगा कि जो 5 सदस्यीय टीम है वो मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2500 देकर ये मैया सम्मान योजना के लिए। यस सर क्या है कि हमारी माताओं बहनों को सरकार 2500 देती है और हम लोग युवाओं से उसके बदले 25 लाख वसूलती है हर एक नौकरी के नाम पे। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कुछ कहिएगा? जिस प्रकार से धांधली हुई, युवाओं में बहुत आक्रोश है। युवाओं को न्याय चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरियों को बेचा जा रहा है, युवाओं को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, क्या कहिएगा? छात्रों का आंदोलन एक तरफ है, सरकार वार्ता के लिए तैयार तो है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी प्रतिनिधिमंडल नहीं बना है। क्या बिल्कुल सर, हम लोग सब कुछ कर लेंगे सर। हम लोग पे पूरा भरोसा है, हमारे कोर कमेटी पे पूरा भरोसा है, हमारे सभी मेंबर पे पूरा भरोसा है और इस चीजों को जल्दी कर लिया जाएगा सर। अभी भी हो गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और सरकार से अपील करेंगे सर, दादा प्लीज। हम बार सर इस हर चैनल पे ये चीज बोल रहे हैं। आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सबसे पहले मैं आप लोग को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ सर। इस लड़ाई में आप लोग भी बहुत बड़े योद्धा हैं और सर इस चीज में रिफॉर्म हो, परीक्षाओं में धांधली खत्म हो। जो छात्र हैं उनकी बातें क्या सरकार मानेगी? अगर जो वार्ता होती है तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये तमाम चीजें फिलहाल जो है उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में जेपीएससी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही सरकार से इस आंदोलन को गंभीरता से लेने की अपील की। वहीं सत्ता पक्ष ने मामले पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है। जैसा कि देख पा रहा हूं कि छात्र जो है लगातार भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत भी उनके बिगड़ रहे हैं, सेहत पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए। अपना एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजना चाहिए और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, पत्रकार बहनों के सम्मुख डिस्कशन होना चाहिए। ये हमारी मांग होगी। सभी भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय आमरण अनशन होगा। क्योंकि सेशन चल रहा है, हमको दोनों जगह उपस्थिति देनी है, सेशन भी महत्वपूर्ण है। तो 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय रहेगा। उस दिन हम अन्न और जल का त्याग नहीं करेंगे और रही विधानसभा परिसर में हम अपना आमरण अनशन 1 दिवसीय करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो सेशन समाप्त होने के बाद हम छात्रों के बीच अपना भूख हड़ताल करेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई है बच्चों से बातचीत के लिए, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो वार्ता हो जाने दीजिए कि वार्ता में हो क्या रहा है, और अगर छात्र संतुष्ट तो हम संतुष्ट, हम छात्रों से इतर नहीं है। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन पर इरफान अंसारी ने बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की डिमांड पर सरकार काफी गंभीर है। धरने में युवा कम है, दिल्ली से आए लोगों की संख्या ज्यादा है। जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे
और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। मंत्री दीपक प्रकाश ने शपथ ली है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ दीपक प्रकाश ने ले ली है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह शपथ उन्हें दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, जिन्होंने शपथ ले ली है विधान परिषद के सदस्य के तौर पर। यह तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण के वक्त एनडीए के नेताओं की भी मौजूदगी रही। पहले तो अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, गठबंधन के नेता और मेरे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति, जीतन राम मांझी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे अपना विश्वास जताया और एक अवसर दिया है बिहार की सेवा करने का। अब एक नई ऊर्जा के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ जो जवाबदेही मिली है बिहार की सेवा करने की, उस जवाबदेही के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए आज सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग के साथ ही कई कंपनियों ने एमओयू किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग विभाग के साथ कंपनियों ने एमओयू किया। उद्योग विभाग और कई प्रमुख कंपनियों के बीच लगभग 51,600 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत गयाजी में बड़ा स्टील प्लांट लगाया जाएगा। बिहार के लिए ये परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। इस एमओयू के बाद निवेश से न सिर्फ उद्योगों का विकास होगा, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। स्टील सेक्टर के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्सटाइल और फार्मा क्षेत्र में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। विभिन्न कंपनियों से, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनियों से कई लोग, सभी लोग लगभग 10 कंपनी हैं, सभी लोगों ने आज एमओयू साइन किया। मैं स्वागत भी करता हूँ। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आप आए, आपका स्वागत भी है और आपको जो फैसिलिटी हमारे नियम के तहत हम देते रहे हैं, हम जरूर मजबूती से आपको देंगे और बिहार स्टील हब भी बने। जिस तरह के आज एमओयूज हुए, ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। और कई टेक्सटाइल से जुड़े हुए साथी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनाने के लिए और नीचे के लेवल पर भी काम करने के लिए सहमति दिया है। स्वाभाविक है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको मजदूर मिलेंगे जो बिहार से हो, इसलिए आपको भी लाभ मिलेगा और यहाँ कम रेट पर भी बिहार के लोग काम करना चाहेंगे आपके फैक्ट्रीज में। राज्यसभा में आज जेडीयू सांसद संजय झा ने फरक्का जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2026 में 1996 की फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के से पहले बिहार के जल हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फरक्का जल संधि का फिर से रिन्यूअल नहीं किया जाए, ऐसा कहा। इससे बिहार के हितों की अनदेखी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और जल सुरक्षा और विकास का सवाल है। संजय कुमार झा ने आगाह किया है, यदि नई संधि में बिहार के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से नई संधि में बिहार की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को शामिल करने की मांग की गई। तो मैं भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में संपादित फरक्का वाटर ट्रीटी की वैधता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में बिहार की
दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। क्लीन पीरियड के दौरान बिहार को जल उपलब्धता में निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बीजेपी को इस हार की समीक्षा करनी चाहिए, हार क्यों हुई। वहीं प्रशांत किशोर के हर वार्ड घूमने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जनता ने 5 साल का अवसर दिया है, घूमना ही चाहिए। प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीते हैं, उसके बाद 11 तारीख से अब लगातार हर एक वार्ड में भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जनता ने 5 साल का अवसर दिया है, एक जनप्रतिनिधि को घूमना ही चाहिए और निश्चित रूप से काम करेंगे। साथ ही जो चुनाव का रिजल्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी सोनू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है। इससे पहले भी गिरफ्तारी कई हो चुकी है। पिछले महीने ही बंटी यादव की हत्या की गई थी। आरोपी सोनू को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। साजिश और पूरे घटनाक्रम में उसकी भूमिका को लेकर गहन पूछताछ होगी। पुलिस ने पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। वहीं इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता मोनी किन्नर समेत सूरज और शंकर अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के सबूतर गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद तनाव का माहौल बन गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक पति ग्रुप लोन के पैसे चुकाने के लिए लगातार मायके से रकम लाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मेरा लड़की का शादी था सौतर गांव में। उसके बाद मेरा गांव में मतलब मेरा घर में ही कल शादी था, तो बारात आया हुआ था। तो बारात को रात में 12 बजे रात में विदा किए। उसके बाद सुबह 7 बजे फ़ोन गया सौतर से कि तुम्हारा बेटी मर चुका है। तो हम लोग पूरे टीम वहाँ से गांव से आए देखने के लिए। तो गांव वाले वो जो लड़का वाला था घर का ही आदमी पूरा सौदा से लेकर के भाग गया। सब फरार है। ये मारपीट ग्रुप था। ग्रुप बोला कि भरने के लिए, बोला कि हम नहीं कमा के भरेंगे, तुम वहाँ जाओ पैसा लेकर आओ। माँ बाप कितना पैसा देगा? ग्रुप लोन। हाँ, ग्रुप लोन भरने के लिए माँ बाप कितना पैसा देगा? वहाँ से भी ज़्यादा करेगा तो 1 बार देगा 2 बार देगा। वही दबा दे रहा था। पहले पैसा भी दिए थे? हाँ, पहले हम पैसा दिए थे कि ग्रुप भर दिए थे 2 ठो। कितना? 10,000 दिए थे भरने के लिए। क्यों, चलो बहन नहीं कमाता है तो भर देते हैं अपना, इसीलिए कि हम भर दिए थे। और फिर मांग रहा था कि बोलो भाई को पैसा देने के लिए। बोला कि बार बार हम क्यों मांगेंगे पैसे, आप जाइए आप लेकर आइए। इसीलिए कि नहीं सुना तो बस मार दिए। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। कंपनी ने यह भी माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, डीप फेक और
कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई है। मेटा की ग्लोबल टीम ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस कृष्णन से मुलाकात की। ये मुलाकात कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैप्लन के नेतृत्व में हुई है। ये बैठक पिछले महीने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटने के बाद सरकार की ओर से भेजे गए समन के बाद हुई। दरअसल सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को ये वीडियो पोस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर है। अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई। झांसी में हाईवे पर डिवाइडर से कार टकरा गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जेल में बंद भाई से मिलने के लिए आबान अहमद जा रहा था, तभी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है। आबान अहमद की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिस पर सवार होकर आबान अहमद अपने भाई से मिलने जेल जा रहा था और तभी डिवाइडर से कार टकरा गई और ये घटना घटी है। बताया जा रहा है 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। और अब खबर हरियाणा के सोनीपत से, जहां से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक शख्स की मौत के बाद उनकी बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने तक के लिए नहीं आईं। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और वृद्ध आश्रम के संचालक को ही गंगा में अस्थि बहाने के लिए कह दिया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले कपड़ा कारोबारी शिवचरण गुप्ता की 3 बेटियां हैं। शिवचरण गुप्ता सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम में अपनी पत्नी के साथ पिछले 1.5 साल से रह रहे थे। पत्नी के निधन के बाद बेटियां ही उनका सहारा थीं। वृद्ध आश्रम में बीमारी के दौरान उन्होंने बेटियों से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन बेटियां अपने पिता से मिलने नहीं आईं और जब पिता का निधन हो गया और वृद्ध आश्रम ने उन्हें जानकारी दी, तब भी लड़कियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम के ऊपरी इलाकों में अचानक बादल फटने की खबर से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना जिले के 3 अलग अलग जगहों त्रेजन, जुमास्तल और कुंदलन में हुई है। बादल फटने की वजह से पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी नीचे आया, जिससे इलाके के स्थानीय नालों का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। इस घटना में अभी तक किसी भी तरह के जानमाल या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं आई है। तो जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा एक दिन के विराम के बाद फिर से शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 1801 श्रद्धालुओं का 28वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। सुरक्षा कारणों से यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था। फिलहाल यात्रा केवल बालटाल मार्ग से संचालित की जा रही है, जबकि पहलगाम मार्ग से कोई नया जत्था नहीं भेजा गया है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां किन्नौर में निगुलसरी के पास NH 5 पर भारी भूस्खलन हो गया है। पहाड़ का मलबा गिरने से रास्ता रुक गया है, जिससे रामपुर, शिमला और रिकांगपिओ के बीच गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं छोटे रास्तों से गाड़ियों की आवाजाही जारी है। घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। और अब बात करते हैं दिल्ली NCR की, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली। हालांकि भारी बारिश से कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में देर रात से अब तक 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया है। पानी भरने के कारण लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया और गाड़ियां रेंगते हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बारिश की वजह से जो ट्रैफिक है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है।
स्पेस की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आई है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक 4000 किलो यानी 4 टन भारी रॉकेट का टुकड़ा सीधे चांद की सतह से जा टकराया। यह कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है, बल्कि एक एक्सीडेंट था। यह रॉकेट का कचरा पिछले 18 महीने से स्पेस में बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही घूम रहा था। आखिरकार चांद की ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और ये बहुत तेज स्पीड में सीधे चांद पर जा गिरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर की वजह से चांद पर करीब 30 मीटर यानी लगभग 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बयान सामने आया। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने के बजाय वो समझौता पसंद करेंगे। ट्रंप ने युद्ध पर बातचीत को अहमियत देने की बात कही है। साथ ही ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हालिया सैन्य कार्रवाई से ईरान को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन उन्होंने कूटनीति के रास्ते खुले रखे हैं। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म रामायण की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स ने ऐलान किया है कि दिवाली से ठीक 2 दिन पहले रामायण फिल्मी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के करीब होने वाला है। फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है। और इसी